हेलो एवरीवन। तो दोस्त हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट अपने कोर्स का, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो जैसे ज्योमेट्री का नाम लेता हूँ आपको 9th-10th क्लास की बातें याद आ जाएंगी। ट्राइंगल, सर्कल, प्रूव दिस, प्रूव दैट, वो वाले सवाल काफ़ी लोगों को अच्छे भी नहीं लगते थे। फिर भी जैसे भी आपकी यादें रही हों, तो ज्योमेट्री से रिलेटेड कुछ होने वाला है। और अलजेब्रा, पोलिनोमियल तो सोल्व करेंगे ना, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिडिलटन स्प्लिटिंग और उनके सॉल्यूशंस के बारे में चर्चा है ना। यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशन, वो सब सारी चीज़ें। तो इन जब दोनों चीज़ों को हम मिक्स करके एक साथ पढ़ते हैं। कहने का मतलब ज्योमेट्री को जब अलजेब्राइकली स्टडी करते हैं, ज्योमेट्री मतलब जो शेप देखते हैं आप सर्कल की, गोल गोल गोल, उसको आप एक इक्वेशन की फॉर्म में एक्सप्रेस करें। और एक सर्कल स्ट्रेट लाइन काट रहे हैं या दो लाइन काट रहे हैं, उन सब बातों को इक्वेशन के नेचर ऑफ सोल्यूशन से रिलेट करने की कोशिश करें। तो बस ऐसा ही कुछ होने वाला है इस पूरी जर्नी में मेरे पास। चलिए इसको शुरू करते हैं। तो ये बात तो मैं पहले कह ही चुका हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या है, ज्योमेट्री को अलजेब्राइकली हैंडल करने का तरीका है। मतलब इनके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करना, आपको दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन देखना, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है, कैसे ज्योमेट्री को अलजेब्रा की हेल्प से सीखा जा सकता है। तो वो जो पाथ है दोनों के बीच का, बिल्ड किसकी हेल्प से करेंगे, तो उस चीज़ का नाम है लोकस। मतलब ये जो लोकस की डेफिनेशन ही अपने को गाइड करेगी कैसे ज्योमेट्री से अलजेब्रा में जाया जाए। तो सबसे पहले तो यही जान लिया जाए कि लोकस है क्या। तो लिख दो इसको, लोकस क्या है भाई, बेसिकली पाथ फॉलोड बाय ए पॉइंट, एज पर सम ज्योमेट्रिक कंडीशन। ऐसे कोई भी रैंडम पाथ की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है अपने पास एक स्पेसिफिक ज्योमेट्रिक कंडीशन, एक रेस्ट्रिक्शन रख दे उसके ऊपर, उसके बेसिस पे बात कर रहा हूँ। तो वो सबसे सिंपल पाथ, अभी देखो इसको ट्रेजेक्ट्री भी बोल देते हैं फिजिक्स में। ट्रेजेक्ट्री बेसिकली कोई फिजिकल बॉडी जब एक गाइडेड पाथ को फॉलो करती है तो उसको ट्रेजेक्ट्री बोल देते हैं। हम लोकस बोल रहे हैं उसको, नॉर्मल पाथ क्यों नहीं बोल रहे, जैसे कि लोकस बोलते हैं। तो ये जो चीज़ है सम ज्योमेट्रिक कंडीशन, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ, वही ज्योमेट्रिक कंडीशन डिसाइड करेगी। तो लोकस की डेफिनेशन सबको क्लियर हो गई है। तो उस बेसिस पे सोचो, सर्कल सबने पता है, हाँ गोल गोल एक शेप होती है, ज्योमेट्री में ऐसे बना देते हैं। और बनाते कैसे थे अपन, कंपास लिया, निडल को फिक्स किया सेंटर पे, जिसको सेंटर बोल दिया आपने, पेंसिल को घुमा दिया। अब ट्रैवल कौन कर रहा है, पेंसिल का टिप, वो उसकी पोजीशन वेरी कर रही है पी पॉइंट की। यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट है जहाँ पे निडल लगाई हुई है आपने। और उस देखो परफेक्ट सर्कल कैसे बनता, तो बहुत ध्यान से करते थे अपन की भाई सर्कल ऐसे उसके बीच का जो स्पेस है निडल और पेंसिल के बीच का, वो हिलना नहीं चाहिए, वो कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, और उसी कांस्टेंट डिस्टेंस को आप क्या बोलते थे, रेडियस ए। तो लोकस की डेफिनेशन क्या बनी, सर्कल के हिसाब, सर्कल की डेफिनेशन लोकस की इस पर्टिकुलर जो मैंने फॉर्मेट सेट किया इसमें फिट करने की कोशिश करूँ तो क्या बना, पाथ फॉलोड बाई पॉइंट पी, बाई पॉइंट पी। ये बेसिकली वेरिएबल जो कि पोजीशन जिसकी स्विच हो रही है, चेंज हो रही है ओवर द पीरियड पी, सच दैट, क्या ये डिस्टेंस है ना, गैप डिस्टेंस, सच दैट डिस्टेंस ऑफ इट, मतलब पॉइंट पी, फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट पी, फिक्स पॉइंट जिसको मैं ओ बोल रहा हूँ, जिसको आप टेक्निकली क्या बोलते हो, सेंटर ऑफ सर्कल, रिमेन्स कांस्टेंट, रिमेन्स कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होनी चाहिए। और इस कांस्टेंट डिस्टेंस को आप क्या बोलते हैं, रेडियस। तो बेसिकली ये सबको पता है, बस इस फॉर्मेट में लैंग्वेज को मास्टर करना इसलिए ज़रूरी है कि जब हम रैंडम लोकस की बात करेंगे तो हमें बताएगा कि ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। फिर उसको हम अलजेब्रा में कैसे लेके जाएंगे, उस हिसाब से उसके लोकस की इक्वेशन आएगी। तो ऑलरेडी जो आपको पता है पहले से, उसी की बात कर रहा हूँ। तो अब बल मान लो मेरे को अलजेब्रा में लेके जाना है, तो अलजेब्रा इज ऑल अबाउट, ज्योमेट्री इज ऑल अबाउट शेप्स, अलजेब्रा इज ऑल अबाउट वेरिएबल्स एंड एक्सप्रेशंस, वेरिएबल्स बनाते हैं, उनकी कुछ कंडीशन सेट करने की कोशिश करते हैं और एक्सप्रेशन की बात करते हैं। तो लोकस की डेफिनेशन क्लियर हो गई। अब इसको मेरे को अलजेब्रा में ट्रांसफ़र करना है। तो अलजेब्रा में ट्रांसफ़र करने के लिए मैंने बोला कि हाँ चलो एक प्लेन बनाते। तो डेकार्टे अंकल ने, जैसे उनके बारे में चर्चा पहले हो भी चुकी है, ठीक है।
तो उन्होंने बोला कि भाई एक काम करो, आप ना दो एक्सिस सिस्टम डिफाइन करो, ठीक है, क्योंकि अपन ने रियल नंबर लाइन पे अपने पास एक ही वेरिएबल से काम चल रहा था, अब मेरे को प्लेन में मूव करना है, तो मैंने दो एक्सिस सिस्टम डिफाइन किए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, इसको बोल दिया ओरिजिन। और जैसे रियल नंबर में ओरिजिन के राइट में भागते थे तो पॉजिटिव में बढ़ते थी, पीछे जाते तो नेगेटिव में बढ़ती थी, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गई। ऑल दो काफ़ी लोग पढ़ चुके हैं इसके बारे में, फिर भी मैं एक बार इसको बता दे रहा हूँ। नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे नेगेटिव वाई एक्सिस। और मान लो मेरे को 1,2 पॉइंट लगाना है, तो मतलब, और इसमें पॉइंट कैसे डिफाइन होंगे, ऑर्डर्ड पेयर्ड एक्स कोमा वाई, मतलब फर्स्ट वैल्यू एक्स कोऑर्डिनेट, सेकंड वैल्यू वाई कोऑर्डिनेट। तो अगर मैं लिखता हूँ पॉइंट 1,2, तो ओरिजिन से आपको आना है इधर 1 यूनिट, और ऊपर की तरफ ट्रेवल करना है 2 यूनिट, 1 2, तो ये पॉइंट क्या होगा आपका 1,2। तो उस हिसाब से आप आराम से गैस कर सकते हो कि हमारे पास भाई ये प्लस प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट बोल दिया इसको, ये हो गया माइनस प्लस, पीछे गए तो एक्स नेगेटिव हो गया, ऊपर ही है अभी तो वाई पॉजिटिव, माइनस माइनस। हालांकि बात बहुत एलिमेंट्री है, पर बने रहे मेरे साथ, है ना, थोड़ा सम्मान करें चीज़ों का, धीरे धीरे उसको ऑब्जर्व होने दें दिमाग के अंदर। और ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया अपने पास। अब इसमें सर्कल की डेफिनेशन से ऐड करता हूँ। मेरा पर्पज़ अभी आपको सर्कल पढ़ाने का नहीं है, बस ये अप्रिशिएट करवाने का है कि कैसे ये चीज़ स्टेब्लिश हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको डिस्टेंस फार्मूला तो बता ही दूँ, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकलेगी, सबसे बेसिक टूल अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। तो इस लेक्चर में बेसिकली टूल्स पढ़ने वाला हूँ, सेक्शन फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला, एरिया से रिलेटेड कुछ चीज़ें, और बेसिक बेसिक चीज़ें जो हम कर सकते हैं बिना अभी स्ट्रेट लाइन सर्कल डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बस समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालें, दो पॉइंट का मतलब ये दो पॉइंट ले लिए मैंने, है ना, x1 y1, ऐसे दिस पॉइंट इज ए, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो गया भाई, x1 y1। ये बात अगर आपको पता भी है ना, फिर भी इनको ध्यान से सोचो और दिमाग में सेट होने दो लैंग्वेज को, क्योंकि एक बार लैंग्वेज सेट हो गई तो लोकस से रिलेटेड प्रॉब्लम जिसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है बच्चों को करने में, वो तकलीफ आपको नहीं होगी। सारा लैंग्वेज का ही खेल तो है। सो देखना आप, ये और ये, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। तो ए बी की लेंथ, लेट्स से ये पॉइंट सी बोलता हूँ, सो आई कैन इजीली से दैट ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ओके, पाइथागोरस लगाई सिंपल। अब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस निकाल लो आप, ठीक है ना, ये पूरा y2 और ये y1, तो कितना हो गया मेरे पास, ये y2 माइनस y1। तो किसी ने अगर 9-10 पे अच्छे से नहीं पढ़ा इन चीज़ों को, या ध्यान, मार्क्स तो आ गए थे, याद भी हो गया था, पर प्रैक्टिकली इन पे गौर नहीं किया, तो अभी अच्छा मौका है, साथ साथ डेवलप करते जाओ। तो आपको पहले से अगर ज्योमेट्री में या थोड़ा बहुत घबराहट भी रही है तो इसमें पूरी रिमूव हो जाएगी, बस साथ में बने रहें। सो बी सी क्या है मेरे पास, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ए सी क्या है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। सो ए बी स्क्वायर, सो ए बी क्या हो गया मेरे पास, स्क्वायर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर। तो यही पढ़ा था आपने 10th क्लास में। ओके, अभी हाथ क्या था, इसकी एप्लीकेशन भी देख लो डिस्टेंस फार्मूला की। जो मैं ऊपर लोकस की बात कर रहा हूँ ना, तो अलजेब्रिकली हम कैसे सेट करते हैं। मान लो मेरे को उस पाथ की इक्वेशन निकालनी है, अलजेब्रिक इक्वेशन, सर्कल की अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होगी। अगेन अभी मैं आपको सर्कल नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस इस बात को अप्रिशिएट करने के लिए कि जो मैं बोल रहा हूँ लोकस की बात कितनी जायज़ है, कैसे देख रहे हैं इसको, ठीक है। सो ये क्या हो गया मेरे पास, बोला कि फिक्स पॉइंट चाहिए, तो फिक्स पॉइंट को मान लो अल्फा कोमा बीटा। अब इसमें एक कन्फ्यूजन नहीं निकालना कि अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्यों मानते हैं, अरे भाई अल्फा बीटा भी आर्बिट्री कांस्टेंट है, नेगेटिव होंगे तो आप नेगेटिव पुट करोगे, साइन के साथ पुट करना बेसिकली, तो दूसरे क्वाड्रेंट्स में भी एज इट इज़ चले जाएंगे, कोई ज़्यादा इसमें सोचने का विषय नहीं है। सो ये क्या हो गया अपने पास, दूसरी चीज़ एक्स कोमा वाई, वेरिएबल को अपन एक्स कोमा वाई से मान लेते हैं, और ये डिस्टेंस है ए फिक्स रहेगी, ठीक है ना, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होगी, ये तो कंडीशन है ज्योमेट्रिक कंडीशन। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी भाई, ये जो ए पी ओ पी डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू ए। सो ओ पी आपने पता है क्या लिखना है, अंडर रूट से लिखोगे, बोथ साइड स्क्वायर करके लिखता हूँ साथ साथ, एक्स माइनस x1 एक्स माइनस एल्फा का होल स्क्वायर, वाई माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो ये क्या आ गया अपने पास, सर्कल की इक्वेशन। यही सर्कल की इक्वेशन, इतना सरप्राइज होने की आवश्यकता नहीं है,
इसी को ही कन्वर्ट करते रहते हैं अलग तरीके से। बेसिकली सर्कल की इक्वेशन लिखने के लिए अपने को क्या चाहिए, फिक्स पॉइंट विच इज़ सेंटर एंड द डिस्टेंस विच इज़ ए, नथिंग एल्स। ठीक है, तो आई गेस आपको ये लोकस वाली बात समझ में आ गई होगी। और दो स्टैंडर्ड लोकस और सीख लो कि लोकस ऑफ ए पॉइंट, ये ध्यान भी रखना है, लोकस ऑफ ए पॉइंट ये 9th क्लास में पहले होता था लोकस सिलेबस में, तब मैंने तो 9th में पढ़ लिया था ये। ऑफ ए पॉइंट P moving such that its distances from two fixed point, from टू फिक्स पॉइंट। अब देखो जहाँ कहीं भी हम डिस्टेंस की बात करेंगे, वेक्टर्स में भी करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी करेंगे, और ज्योमेट्री में तो करते ही हैं, तो ये चीज़ हर जगह फिट होगी। बट फ्रॉम टू पॉइंट्स ए एंड बी जो कि फिक्स्ड है, ऑलवेज रिमेन सेम। ध्यान देखिए कि ध्यान से देखिए, मैं कांस्टेंट डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, बस इतना कह रहा हूँ कि डिस्टेंस बदलनी नहीं चाहिए टाइम के साथ, मतलब सॉरी, डिस्टेंस दोनों से सेम रहनी चाहिए, इतना कह रहा हूँ बस। सो आप क्या कह रहे हो, ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, और पी पॉइंट जो है इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पे है, इस तरह से मूव कर रहा है। तो डेफिनेटली देख रहे हो कि ये जो पाथ है इस तरह का होगा, यहाँ से भी गुजरेगा ये पी पॉइंट, है कि नहीं। तो आप देख पा रहे दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, ये कॉमन साइड हो गई, तो कॉन्ग्रुएंसी आ गई मेरे पास। इसका मतलब ये दोनों एंगल भी क्या होंगे, इक्वल, है कि नहीं। और ए पी बराबर पी बी तो है ही सही, इसी पाथ पे ने पॉइंट, दोनों एंगल बराबर, लीनियर पेयर एक्सियम लगाओगे तो 90 डिग्री भी आ जाएगा। सो बेसिकली जो पाथ है मेरा, ये जो पाथ आप देख रहे हो, ये पाथ क्या बना, ये पाथ बना हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, ध्यान रखेंगे आप। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन आ रहा है, इसकी इक्वेशन लिखनी है मेरे को, कैसे लिखूँ। मान लो मैं फिक्स कर लेता हूँ पॉइंट ए, पॉइंट लेस से मेरा 1,2 है, बी मान लेते हैं अपना 5,-1। तो पी का इक्वेशन निकालो, पाथ की इक्वेशन निकालो। तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, अभी अपने को ये नहीं देख रहे मेरे को स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो लिखना आती ही नहीं है, कुछ नहीं आता अभी अपने को। अब मेरे तो लोकस की डेफिनेशन जो बोल रही है फॉलो करनी है, कि आपको बस इतना बोला गया कि ए पी बराबर पी बी कर दो, और पी एक मूविंग पॉइंट है तो लेस से एक वेरिएबल पॉइंट एक्स को वाई मान लिया, डिस्टेंस फॉर्मूला सीख लिया है, तो आप लगाओगे अंडर रूट x2 माइनस x1 काइंड ऑफ। सो बहुत साइड अंडर रूट आएगा, टाके चलता हूँ स्क्वायर करके ही, तो ये बना x-1 का होल स्क्वायर y-2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-5 का होल स्क्वायर y+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स का टर्म दोनों तरफ आएंगे, उड़ा देता हूँ, यहाँ पे -2x, यहाँ पे -10x, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई मेरे पास, -2 + 10 8x हो जाएगा। y² भी दोनों साइड उड़ेगा, ये कितना बना मेरे पास, -4y + 2y, इधर आएगा तो -6y हो जाएगा। ठीक है, और कांस्टेंट टर्म का भी फैसला कर लेते हैं। ये हो गया मेरे पास 2 का स्क्वायर 4 और 1 5, यहाँ पर हो गया 1 तो काट देता हूँ, ये हो गया मेरे पास कितना 25, उधर जाएगा तो -21। ठीक है ना, 1 कैंसिल हो गया, 4 और 25 उधर जाएगा तो -21 हो जाएगा, 4 - 25। तो ये अपनी इक्वेशन आ गई किसके पाथ की, ए पी को। देख रहे हो लीनियर इक्वेशन आ रही है, और ये अपन 10th में पढ़ चुके, लीनियर का ग्राफ कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। सो आई गेस इन दोनों एग्जांपल से आपको क्लियर हो गया होगा कि अलजेब्रा को, ज्योमेट्री अलजेब्रा को कैसे रिलेट करना है, और लोकस की डेफिनेशन को कैसे काम में लेना होता है। इस पर मैं इस लेक्चर के एंड पे और डिटेल में बात करूँगा, और अच्छे एग्जाम्पल्स देखेंगे। हाल फिलहाल जो मेरा पर्पस था आपको समझाने का कि भाई डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है और लोकस से कैसे रिलेट करते हैं, ये पूरा हो गया होगा। अब डिस्टेंस फार्मूला के देखो कुछ कुछ एप्लीकेशन आपने 10th क्लास में देखी थी, भाई के कोलिनियरिटी प्रूव करने 3 पॉइंट्स की, तो आप कैसे प्रूव कर सकते हो ए बी सी। हालांकि हम और भी अच्छे तरीके इस्तेमाल में लेंगे कोलिनियरिटी प्रूव करने के लिए कि ए बी + बी सी इक्वल हो जाना चाहिए ए सी के, डिस्टेंस फार्मूला से करते थे ऐसे। और भी मेथड डेवलप करेंगे, बट ये डिस्टेंस फार्मूले की एप्लीकेशन के तौर पे डिस्कस कर सकता हूँ। दूसरा मैं आपसे पूछूं कि भैया आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल दे देता हूँ, ठीक है। जैसे उसका ए कोऑर्डिनेट हो गया 1,2, बी हो गया -1,-3, और सी हो गया मेरे पास कुछ ले लो, ये 1,7 ले लेता हूँ,
5,2 ऐसे ही रैंडम ले रहा हूँ पॉइंट। अब देखोगे ना तो ए मेरे पास कहीं यहाँ पे है, बी कहीं यहाँ पे है, सी कहीं यहाँ पे, तो ट्रायंगल बनानी बस मेरे को इस तरह से। बोला इसका सरकम सेंटर निकालो। अब सरकम सेंटर अगर कुछ लोगों को सुनने में नया लग रहा है तो बस इतनी सी बात है, ट्रायंगल ट्रायंगल को सरकमस्क्राइब करता है, मतलब ढकता है ट्रायंगल को इस तरह से, ठीक है। इलिप्स बन गए तो ऑटो, छोड़ो ऑटो को। इसका सरकम सेंटर, तो सेंटर की बात तो हमें पता ही है ना, तीनों वर्टेक्स से क्या होगा, इक्वल डिस्टेंस पे होगा। मान लीजिए ओ है, ये बी है, ये सी है, तो ये अल्फा कोमा बीटा कोऑर्डिनेट मान लिया जाए तो तीनों से बराबर डिस्टेंस पे होगा, तो तीनों डिस्टेंस बराबर कर दो, सिंपल। तो आप करने जाओगे बराबर, तो अल्फा -1 का होल स्क्वायर और बीटा -7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ओ भी कर रहा हूँ, सो अल्फा +1 का होल स्क्वायर बीटा +3 का होल स्क्वायर। देख लो जैसे आपने यहाँ पे लीनियर इक्वेशन निकाली वैसे एक लीनियर इक्वेशन यहाँ पे भी आ जाएगी। सिमिलरली आप क्या कर दो, ए ओ बराबर ओ सी कर दो, 2 बार डिस्टेंस फॉर्मूला, तो 2 लीनियर इक्वेशन आ जाएंगे अल्फा बीटा में, सोल्व करके अल्फा बीटा निकाल सकते हो, इजी। अब देखो इस एग्जाम्पल से आप और ज़्यादा अप्रिशिएट कर पाएंगे कि इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, प्रूव दैट ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, वेयर डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड बी सी। बेसिकली डायग्राम देखो, ठीक है, ए बी सी, तो डी इज़ द मिड पॉइंट। सो अगर मैं वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से कनेक्ट करता हूँ तो इसको क्या बोलते हैं अपन, मीडियन। तो ये जो एक्सप्रेशन है बेसिकली मेरे को मीडियन की लेंथ निकालने के काम आती है, अगर मेरे को तीनों साइड की लेंथ पता हो, बिकॉज बी डी तो बी सी का आधा हो जाएगी, है ना। तो इसको अपन पता क्या बोलते थे, इसको बोलते हैं अपोलिनियस थ्योरम। इसका प्रूफ आपने 10th क्लास में अगर थ्योरम पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी तो उसके एप्लीकेशन में देखा होगा, ज़्यादा कुछ नहीं है। इसको देखो, अगर मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ एम, बस आपको रेफरेंस दे रहा हूँ, तो आपको कितनी ट्राइंगल नज़र आ रही है, एक नज़र आ रही है आपको ये वाली, एक छोटी वाली और एक ये, है ना, कौन सी, ये वाली। तो आप ए बी स्क्वायर लिखते हो यहाँ से, ए सी स्क्वायर लिखते हो दूसरे ट्राइंगल से, और जो बी एम है उसको एक बार लिखना है बी डी माइनस एम डी, और एम सी को लिखना है बी डी डी सी प्लस एम डी। और बी डी डी सी की लेंथ बराबर है, और उस फॉर्मूला लगा के ऐड करोगे दोनों को तो एक्सप्रेशन तक पहुंच जाओगे। अभी वो मेरा करवाना पर्पज़ नहीं है, मैं तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को कैसे यूज़ करते हो बताना चाह रहा हूँ। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यूज़ करने का मतलब आप क्या करो, कोऑर्डिनेट सिस्टम पिक करो, ठीक है, ये ले लिया मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड बिना किसी जनरलिटी के लॉस के मैं बी सी को अलोंग द एक्सिस मान सकता हूँ, ठीक है ना। आप कहोगे अलोंग द एक्सिस नहीं हुई, कहीं और हुई, तो भाई हम मैं ओरिजिन अलोंग द बी सी एक्सिस सिस्टम लेके चल रहा हूँ, और बी सी के मिड पॉइंट को ही ओरिजिन बोल देता हूँ। इससे क्या होगा, अपने कोऑर्डिनेट को आप आराम से एज्यूम कर पाओगे। और ए कोई भी अपना रैंडम पॉइंट ले सकते हो आप, ए ये हो गया अपना रैंडम पॉइंट, ठीक है। सो ये ओरिजिन है, ये पूरी लेंथ इस कोऑर्डिनेट को मैं मान सकता हूँ लेट्स से सम a,0, तो ऑटोमेटिकली ये क्या हो जाएगा -a,0, क्योंकि ओ मिड पॉइंट लिया हुआ अपन ने, जो कि मेरे केस में क्या है डी है, ठीक है, डी ले लेता हूँ, ए जनरल पॉइंट मान लेता हूँ x, y। सो बेसिकली मेरे को प्रूव क्या करना है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब पहले ए बी स्क्वायर निकालो, सीधा सीधा लिखते हैं, ए बी स्क्वायर क्या हो गया, x प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई -0 स्क्वायर ए बी वाई स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ए सी स्क्वायर विच इज़
एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब सोल्व करके देखो क्या बना, इन दोनों को एक साथ देखो तो ट्वाइस ऑफ बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। 2xy कैंसिल हो जाएगा, 2ax कैंसिल हो जाएगा, प्लस 2y स्क्वायर। ओके, तो इसको कॉमन खींचा जाए, बन गया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर, विच इज़ 2 कॉमन खींचो। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है, ए डी स्क्वायर ही तो है, और ए स्क्वायर क्या है, चाहे बी डी बोलो चाहे डी सी बोलो, दोनों बराबर लेंथ का ही है, तो बी डी स्क्वायर। अब देखो जो चीज़ आप नॉर्मल ज्योमेट्री से प्रूव करना चाह रहे थे वो कितनी आराम से हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ करके, सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया और कैंसिल हो गया सब कुछ, मतलब सीधे एक्सप्रेशन तक पहुंच गए। तो क्योंकि यहाँ पे ज्योमेट्री आराम से अप्लाई की जा सकती थी, पर खाली यही एक पर्पज़ नहीं था अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आएंगी पैराबोला कॉम्प्लिकेटेड कर्व्स में जहाँ पे इस तरह से ज्योमेट्री ड्रॉ करना और डायरेक्ट इंटरप्रेट करना हमारे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो वहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत ब्यूटीफुल रोल प्ले करती है, जो कि हम ओवर द कोर्स सीखेंगे ही। तो आई होप इस क्वेश्चन के थ्रू आपको इंपॉर्टेंस थोड़ा क्लियर हुई होगी। अब एक थोड़ा सा ना ठीक ठाक सवाल मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा, हालांकि इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही मैं आपको एक्सप्रेस करवा रहा हूँ कि भाई कोऑर्डिनेट्स कैसे देखते हो, थोड़ा सा यही एडवांस का क्वेश्चन है, तो घबराना नहीं है इसके अंदर। मैं सिंपली कर्व ट्रेसिंग भी सिखा रहा हूँ, हल्का फुल्का ग्राफ बनाने का तरीका। जैसे कि ये बोल रहा है कि एक कैपिटल एक्स कोई सेट है एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू जेड क्रॉस जेड। अब जेड क्रॉस जेड का मतलब होता है पेयर है, एक्स की वैल्यू भी इंटीजर से आ रही है, वाई की वैल्यू भी इंटीजर से आ रही है। सेट थ्योरी में आपने पढ़ा होगा काट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 सेट्स, नहीं भी पढ़ा है तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वाई स्क्वायर बाई 20 लेस देन 1 एंड वाई स्क्वायर लेस देन 5x, ठीक है। हालांकि एग्जैक्ट क्वेश्चन तो काफ़ी अलग था, सिंपली अभी तो मैं आपसे बस इतना कह रहा हूँ, पीएनसी का यूज़ कर रहा था, अभी बस मैं सिर्फ कोऑर्डिनेट्स को अप्रिशिएट करवाने के लिए सवाल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ। फाइंड नंबर ऑफ पॉइंट्स और एलिमेंट्स इन सेट कैपिटल एक्स। ओके, तो अब इस चीज़ को समझो कि इसका कर्व बनाना है, ग्राफ बनाना है, आपको कैसे बनाओगे, है ना। ऐसे है एलिप्स, ये अब एलिप्स भी पढ़ाया तो है नहीं मैंने, लेकिन कुछ चीज़ें समझो ग्राफ बनाने में हमने देखनी होती है। अगर एक्स को माइनस एक्स से बदलूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। अब एक्स माइनस एक्स का मतलब क्या होता है, ये प्लस एक्स ये माइनस एक्स, मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो ये सिमेट्रिक होगा कर्व का ग्राफ मेरे पास किसके अबाउट, वाई एक्सिस। इन चीज़ों को धीरे धीरे जितना जल्दी समझ लो उतना अच्छा हो जाता है हमारे पास ओवर द पीरियड पूरे कैरिकुलम में यूज करने में। सेम अगर y को माइनस वाई से बदलने पे नो चेंज है, तो y क्या है ऊपर माइनस वाई नीचे, तो मतलब इस एक्सिस का अबाउट सिमेट्री होगी, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। और दोनों से अगर फ़र्क ना पड़े तो मतलब सिमेट्रिक इन ऑल 4 क्वाड्रेंट्स, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल साइड में देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अभी थोड़ी देर पहले बता के आया हूँ, देखो आपको एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर, तो एक सर्कल की इक्वेशन है जिसका सेंटर किधर है, ओरिजिन पे, और रेडियस कितनी होगी 2 का स्क्वायर 4। सर्कल पढ़ने से पहले देखो आपको काफ़ी कुछ आइडिया लग गया होगा, है ना। तो चारों कोऑर्डिनेट में सिमेट्री दिख रहा है कि नहीं दिख रहा। बस यहाँ पे क्या है कि आपके पास एक्स का बॉटम वाई का बॉटम सेम है तो सर्कल दिख रहा है, यहाँ पे सेम नहीं है, इसलिए कर्व क्या है सिमेट्रिक चारों कोऑर्डिनेट में तो है बट सेम तरह की गोलाई में नहीं है। वाई के देख रहे हो ऊपर नीचे के डिस्टेंस अलग दिखेंगे आपको। तो पहले क्या होता है इनइक्वालिटीज़ में अपन बाउंड्री बनाते हैं, इक्वल टू 1 लेके कर्व बनाओ, कर्व बनाओगे अगर मैक्स को 0 करता हो तो वाई की वैल्यू क्या आती है भाई, वाई की वैल्यू आती है मेरे प्लस माइनस √20 विच इज़ 2√5। ओके, और y को 0 कर दोगे एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 2√2, बेसिकली √8। तो बेसिकली ये छोटा है इस तरह से। तो मैं इसको कनेक्ट करके सर्कल जैसा हो गया, कोई बात नहीं, हाल फिलहाल इसी से काम चलाता हूँ, पूरी कर्व ट्रेस नहीं करेंगे। दूसरी कर्व इधर बना रहा हूँ, देखो इसको y को माइनस वाई से बदलो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब ऊपर नीचे कर्व सेम बनेगी, ओरिजिन से पास हो रही है, और √x अगर देखो जाए तो y इज इक्वल टू √5x बन रहा है प्लस माइनस के साथ, तो ऊपर वाली कर्व प्लस के साथ आ गई और नीचे वाली कर्व
माइनस के साथ आ गई। अब इनइक्वालिटी कैसे सेट करते हैं अपन, ये बेसिकली इसमें कोई भी पॉइंट डाल के देखो, कोई भी कर्व क्या करती है, पूरे प्लेन को दो रीजन में बांट देती है। अगर एलिप्स की बात करो या सर्कल की बात करो, जैसे मैंने ड्रॉ किया, तो एक इसका इसके अंदर है, एक इससे इसके बाहर है, ठीक है ना। तो कौन सा हिस्सा मेरे को पिक करना है इनइक्वालिटी में, कोई भी पॉइंट इसमें ओरिजिन सेट कर दो इसमें, तो ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये एलिप्स के अंदर की बात कर रहा है कि नहीं। और ये जो कर्व बन रही है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है, तो पैराबोला है, ये पैराबोला है क्या, ये अभी जानना पर्पज़ नहीं है। अगर आपको सिमेट्री नज़र आ रही तो भी आप ग्राफ तो बना ही सकते हैं। और इसमें अगर मैं 1,0 डाल के देखूँ, 1,0, 0 इज लेस देन 5 सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब पैराबोला में कौन से हिस्से की बात कर रहा है, इस हिस्से की। तो दोनों का इंटरसेक्शन लेना है मेरे को, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करवानी ना एक्स के अंदर। तो सबको नज़र आ रहा हो कौन से हिस्से की बात कर रहा है ये, है ना। तो इस हिस्से में कितने इंटीजर कोऑर्डिनेट्स आएंगे मेरे पास, ये चेक करना है। तो ये बात सबको पता है कि भाई ये जो पॉइंट है मेरा, ये क्या है, 2√2, 0। अब 2√2 का मतलब 2 इंटू 1.4 समथिंग, तो 2.8 लगभग। तो ये 1,0, ये 2,0 है कि नहीं। तो जो भी आएंगे इंटीजर कोऑर्डिनेट इसी के लाइन में ही देखना मेरे को। अभी भी देख लो कि दोनों कर्व क्या है, सिमेट्रिक है। तो फिर जितने पॉइंट ऊपर आएंगे उतने पॉइंट नीचे भी आ जाएंगे। तो मैं खाली ऊपर के पॉइंट देख लेता हूँ कितने आएंगे। तो चेक करके देखो, 1,0 पॉइंट तो सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों के अंदर है। 1,1 क्या सेटिस्फाई करता है, तुम तो बस पैराबोला के अंदर देख लो, इसके अंदर अपना आप आ जाएगा इस लाइन के अंदर। तो अपन देखें तो 1,1 बिल्कुल सेटिस्फाई करता है, तो ये पॉइंट भी लिया। 1,2 डाल के देखो यहाँ पे, 1,2 तो 2 का स्क्वायर लेस देन 5 इंटू 1, यस सेटिस्फाई करता है। तो 1,2 भी इसी लाइन के अंदर ही है। और 1,3 जाओगे तो 3 का स्क्वायर 9 विच इज़ नॉट लेस देन 5, तो वो तो कटेगा। तो इसका मतलब अगर मैं देखना चाहूँ तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दूसरा पॉइंट बाहर निकल रहा है। और इस पॉइंट को भी चेक कर सकते हो, वाई स्क्वायर की वैल्यू 5x डाल के आप यहाँ पे सोल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक, ये पॉइंट कितना आ रहा है अगर देखना भी चाहो तो। x²/8, वाई स्क्वायर वैल्यू 5x डाली तो ये बन गया मेरे पास x/4 = 1। क्वाड्रेटिक सोल्व कर दूँ तो कितना बनता है, x² + 2x - 8 = 0, एलसीएम लिया ना। तो ये बन रहा है मेरे पास x + 4 x - 2, तो x की वैल्यू 2 आ रही है। तो बेसिकली ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है बेसिकली इसी लाइन पे ही है ना। और 2 डालने पे चेक करो तो ये वैल्यू √10 हो जाती है। तो √10 की वैल्यू होती है 3.14, पाई के आसपास ही होता है ना। तो 3 तक उठ सकते हो ना आप, दिख रहा है साफ साफ, इसी लाइन पे ही हो। तो साफ दिख रहा है कि ये 2,1, 2,2 और 2,3 तक जा सकता हूँ मैं। थोड़ा फिगर का उधर उधर हो गया, पॉइंट अंदर ही है। तो आप देखोगे ये ओरिजन, ये x = 1 की लाइन, x = 2 की लाइन। तो यहाँ ऊपर 2 पॉइंट तो नीचे भी 2 पॉइंट होंगे, 2 पे 1 2 3 पॉइंट, नीचे भी 3 पॉइंट मिलेंगे। तो टोटल पॉइंट कितने होंगे भाई, इस पे 5 पॉइंट दिख रहे हैं, इस पे मेरे को कितने पॉइंट दिख रहे हैं, 7, 3 ऊपर 3 नीचे और एक बीच में भी है 2,0। तो टोटल पॉइंट कितने हो गए, 12 पॉइंट हो गए अपने पास, ठीक है। सो आई होप आपको डिस्टेंस फार्मूला का फंडा क्लियर हो गया होगा। आगे मैं बात करूँगा सेक्शन फार्मूला, उससे पहले आप कुछ असाइनमेंट्स के क्वेश्चन लगा लो, लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। सो आई होप आपको डिस्टेंस फार्मूला अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते एक इम्पोर्टेंट टूल सेक्शन फार्मूला की तरफ। 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है, हम बिल्कुल बेसिक से इसको डिराइव करेंगे। कहने का मतलब इतना सही है कि भाई हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है AB, ओके। ए और बी के कोऑर्डिनेट सेट कर देता हूँ, ये हो गया अपना x1 y1, सेम गोes फॉर b विच इज x2 y2, ओके।
तो देयर इज़ अनदर पॉइंट C which is dividing this line segment AB in the ratio m:n। ठीक है, तो मेरे को पता करना है इस C पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, तो कैसे निकाल सकता हूँ, उसके लिए एक बेसिक सी थ्योरम थी हमारे पास, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, BPT, याद आया 10th क्लास में, या उसको थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं अपन, थेल्स थ्योरम। सिंपली इतना ही कहती थी वो कि भाई अगर आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रहे हो ABC और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो आप DE पैरेलल टू थर्ड साइड, देन इट विल डिवाइड द रिमेनिंग साइड इन द सेम रेशियो। पूरी स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, बस आपको रिकॉल करा रहा हूँ। दैट इज़ AD/DB इज इक्वल टू AE/EC। ठीक है, तो इसी चीज़ का मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री है, तो इसका मतलब देख रहे हो आप, यहाँ पे इस पॉइंट को नाम देता हूँ D। तो ये तो देख पा रहे हो ना आपके, ये जो ट्राइंगल बन रही है, ये E ये F, कौन सी ट्राइंगल, ABF। ओके, इसके अंदर जो CE है वो पैरेलल टू BF है। इसका मतलब अगर ये पैरेलल तो रिमेनिंग साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करेगी। इसका मतलब AC/CB मस्ट बी इक्वल टू AE/EF। इस साइड की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये रेशो ले रहा हूँ मैं। अब लिखो AE क्या बनेगा, ये वाले डिस्टेंस, अब C के कोऑर्डिनेट अज्यूम कर लो x, y। सो ये मेरा हो गया y और ये हो गया अपना, सॉरी ये हो गया नीचे x, ये हो गया अपना y। ओके, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी अपने पास, AE की वैल्यू होगी x माइनस x1 डिवाइडेड बाई EF की वैल्यू होगी मेरे पास x2 माइनस x। ओके, दैट इज इक्वल टू AC/CB विच इज़ गिवन m/n। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो साफ दिख रहा है nx और यहाँ पे माइनस का mx, तो इधर लेके आऊँगा प्लस का हो जाएगा, कॉमन ले लेता हूँ m प्लस n इंटू x। उधर क्या बन रहा है mx2 माइनस का nx1, इधर आके क्या बन जाएगा प्लस का nx1। तो ये क्या हो गया मेरे पास nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। डिराइव इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ना सेक्शन फॉर्मूले की, हमारे को कॉम्प्लेक्स नंबर में भी काम आएगी और वेक्टर्स में भी काम आएगी, बिकॉज डिस्टेंस, सेगमेंट, लेंथ वगैरह कॉन्सेप्ट एज इट इज़ वहाँ पे भी यूज़ होने वाला है। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट चल रहे हैं, वहाँ पे वेक्टर्स आ जाएंगे, तो इसलिए इनको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अच्छे से समझना जरूरी है ताकि बाकी जगह भी आप स्मूथली अप्लाई कर पाएँ। तो ये एक्स का कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दो CM, है ना, तो वो भी पैरेलल होगी AF के। उसी तरह से आप रेशो लोगे, ये मेरा y2 माइनस y बनेगा, ये मेरा y माइनस y1 बनेगा, तो और आप इजीली y भी कैलकुलेट कर लोगे, सेम my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो मेरे को ये फॉर्मूला वगैरह लगाने का लिए इसको ऐसे पक्के तरीके से याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप तो सिंपली देखो कि AB है, बीच में C है, x1 y1 x2 y2 m/n का रेशो है, तो अपन क्या करेंगे क्रिस क्रॉस, सिंपल क्रिस क्रॉस, इजी। सो x की वैल्यू क्या हो जाएगी mx2 nx1 अपॉन m प्लस n। सिमिलरली y भी निकाल लोगे आप। ओके, तो आई होप आपको सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन इजीली क्लियर होगा। इसको अपन बेसिकली क्या बोलते हैं, इंटरनल डिवीजन। ठीक है, अब बोलोगे, आप सोचोगे यार डिवीजन तो इंटरनल ही होगा ना, किसी चीज़ को तोड़ूंगा तो बीच में से ही टूटेगी, पर यहाँ पे हम एक्सटर्नल डिवीजन भी बताऊंगा और अल्टीमेटली सेक्शन फॉर्मूला क्या इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है आपको, उसको अच्छे से पकड़ना ज़रूरी है अपने को। ठीक है, डिवीजन हो रहा है, कोई चीज़ टूट रही है फिजिकली, वो तो एक अलग एस्पेक्ट है, पर आप ये समझिए कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन देने वाला है। तो हम बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीज़न। ठीक है, एक्सटर्नल डिवीज़न के केस में क्या होगा, ये जो पॉइंट C है ना, वो आपका बाहर की तरफ लोकेटेड है, मतलब एक्सटर्नली लोकेटेड है। तो आप बोलोगे इसको डिवीज़न क्यों बोल रहे फिर आप। अब मैं बोलता हूँ इसको चाहे जो बोलो, अब इंटरनल डिवीज़न बोलो चाहे एक्सटर्नल डिवीज़न बोलो, अल्टीमेटली सेक्शन फॉर्मूला आपको क्या करने करता है कि ABC 3 पॉइंट A की लाइन में है,
पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि सी पॉइंट डिवाइड कर रहा है ना, वेदर इज डिवाइडिंग इंटरनली और एक्सटर्नली, व्हाट आई मीन हेयर दैट लेंथ ऑफ सी फ्रॉम बोथ द पॉइंट्स, सी फ्रॉम ए एंड सी फ्रॉम बी, this ratio of these lengths is m:1. ठीक है, whether the point is located inside a and b or beyond a and b, the information remains same, that is कि c की लेंथ a से और c की लेंथ b से उसका रेशो है ये, है ना। तो अगर मान लो, अगर अगेन मेरे को अब फॉर्मूला लगाना है एक्सटर्नल के केस में कि भाई कि ये बाहर तो है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो अगर आप यही चीज़ बोल लो, अगर सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है तो मैं ये भी तो बोल सकता हूँ कि बी क्या कर रहा है, डिवाइडिंग ए सी इंटरनली। बस मेरे को रेशो नहीं पता है, वो रेशो पता कर लो आप। रेशो पता करने का मतलब, अगर बी डिवाइड कर रहे हैं ना ए सी को, तो सेम कॉन्सेप्ट, बी की ए से लेंथ, बी की सी से लेंथ, ये पता करो आप। ठीक है, तो बी सी तो मेरे को पड़ा हुआ है। अब ए बी बेसिकली क्या है, पूरे ए सी में से आप बी सी को सब्ट्रैक्ट कर दो। ओके, तो उसके लिए मैंने क्या किया, बोथ साइड -1 -1 तो आप देखोगे एलसीएम लेते ए सी माइनस बी सी, मेरे पास हो गया ए बी, नीचे बी सी पड़ा ही हुआ है, और m-n/n, मतलब ये जो रेशो है वो रेशो क्या हो जाएगा अपने पास, m-n/n। तो मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, बी इज डिवाइडिंग ए सी इंटरनली इन द रेशो m-n/n। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लेना है ताकि लैंग्वेज क्लियर हो, और इसका एप्लीकेशन ऑलरेडी बता चुका हूँ वेक्टर्स में, कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो इसको तमीज़ से एलिमेंटल लेवल पे समझना ज़रूरी है ताकि आपको कहीं पे भी कन्फ्यूजन ना हो। पहले कभी डेरिवेशन नहीं भी किए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि थ्योरी जितना आराम से करोगे, उतना स्मूथली अपने दिमाग में बैठाओगे, सवालों को समझने में, उनको कंप्रेहेंड करने में उतना ही कम कष्ट होगा आपको। तो बी इज डिवाइडिंग ए सी इंटरनल इन द रेशियो ऑफ m-n/n। ईजी, तो आप लगा दो फॉर्मूला, सेम क्रिस क्रॉस, मतलब ये m-n/n रेशियो, तो क्रिस क्रॉस लगा देता हूँ। सो व्हाट आई एम राइटिंग हेयर, क्रिस क्रॉस m-n/x प्लस n इंटू वाई अपॉन दोनों का सम m-n प्लस n, तो कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू किसके होगा, x2, सॉरी यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ ना मैं, तो ये बनेगा मेरा x1 nx1। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, m-n इंटू एक्स, यहाँ बनेगा mx2, इसको उधर ले जाता हूँ, mx2 माइनस nx1, सो x का वैल्यू क्या हो गया, mx2 nx1 डिवाइडेड बाई m-n। सिमिलरली आप y निकाल लोगे, my2 माइनस ny1 अपॉन m-n। ओके, इजी। तो याद रखने के लोग बोलते हैं, अगर मैं सी को उल्टा कर दूँ ना, वो फिजिक्स में जैसे करते हैं, डायरेक्शन पलट देते हैं, तो बोलते हैं n को -n से रिप्लेस कर दो, सेम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला यूज़ कर लो। तो पर ये सब बातें अपने को अब थोड़ा सा अवॉइड करनी चाहिए, समझना चाहिए कि भाई हो क्या रहा है। क्योंकि देखो, मैं सीधा आपको एक सवाल कराने की कोशिश करूँ, मैं बोलता हूँ आपको, लेट्स से एक सेगमेंट है मेरे पास ए बी, ठीक है, लेट्स से ये 0.1,2 है, ये है मेरे पास 5,7। एक्सटेंड ए बी टू सी such that its length become thrice of original, अब समझो कि भैया आपको इसको एक्सटेंड करना है सी तक, इसकी लेंथ क्या होगी, थ्राइस हो गई, मतलब ये जो ए सी है ना, दिस इज़ 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल लेंथ। तो सी का कोऑर्डिनेट बताना आपको क्या होगा। अब आप इसमें एक्सटर्नल डिवीज़न लगाओगे कि इंटरनल डिवीज़न लगाओगे, कुछ भी करो भाई, अल्टीमेटली आपको क्या मिलता है दोनों से, लेंथ का रेशो। तो सबको पता है कि भाई ये पूरी लेंथ कितनी है, ए बी का 3 पार्ट, मतलब अगर मैं यहाँ से नापूँ तो इसकी ये 1 पार्ट बोलता हूँ, तो बचा हुआ हिस्सा कितना होगा, 2 पार्ट होगा ना, है कि नहीं। सो चाहे आप ये बोलो कि बी इंटरनली डिवाइड कर रहा है ए सी को 1:2 के रेशो में, या फिर आप ऐसा बोलो कि भाई सी की ए से लेंथ,
सी एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किस रेशो में, ए सी अपॉन बी सी निकालोगे तो क्या आएगी मेरे पास 3:2। तो सी एक्सटर्नल डिवीजन कर रहा है 3:2 के रेशो में, बी इंटरनल डिवीजन कर रहा है ए सी का 1:2 के रेशो में, नॉट मच डिफरेंस। तो ले दे के आप बार बार इंटरनल डिवीजन का ही फॉर्मूला लगा रहे होते, तो इसको इतना डरना नहीं कि एन को माइनस एन कर दूँ क्या कर दूँ, समझ लो तमीज़ से कि लेंथ का रेशो है और कुछ नहीं है। और ये चीज़ अगर दिमाग में डालोगे तो सेक्शन फार्मूला की बहुत सारी एप्लीकेशन आप खुद ही समझ जाओगे, है ना, अगर बेसिक से पकड़ लोगे तो इसको। तो मैं इंटरनल से कर रहा हूँ, एक्स क्रिस क्रॉस सिंपल क्रिस क्रॉस एक्स इंटू 1 2 इंटू 1 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 2 + 1 3 विच इज इक्वल टू 5। सो एक्स विल बी इक्वल टू 13। सिमिलरली y निकाल सकता हूँ, y इंटू 1 + 2 इंटू 2 विच इज़ 4 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल टू 7 21। सो y का वैल्यू कितना होगा मेरे पास 21 - 4 17। सो दिस सी पॉइंट इज़ बेसिकली 13:17। और किसी को तकलीफ हो रही है तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के चेक कर सकते हो रेशो कि भाई ये थ्राइस आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। ओके, अब देखो सबको इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन का मीनिंग पता लग गया। तो अगर अभी तक अपने को क्या दिया हुआ था, तीनों पॉइंट रेशो दिया होता था और वो पॉइंट निकालना पड़ता था। अगर उल्टा हो जाए बात तो पॉइंट्स दिए हुए हैं 1,2 और ये हो गया मेरे पास -1,5 एंड 5,-4। पूछा जा रहा है कि बी किस रेशो में डिवाइड कर रहा है। अब वैसे तो कोऑर्डिनेट खुद से देखो ना तो बी बाहर की तरफ होना चाहिए, पर मान लो मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है अभी ये सब सोचने की बाहर है कि कहाँ पे है। अगर एक्सटर्नल डिवीजन होगा बी का तो अपना आप रेशो मेरे कैसा आएगा, नेगेटिव आ जाएगा, है ना। एक्सटर्नल डिवीजन में अपन कैसे ले लेते हैं, m/-n ले लेते करना पड़ता था, उसको बाहर पड़ा हुआ था अंदर करने के लिए। सेम इंटरनल डिवीजन का फॉर्मूला लगा सकते हो अगर रेशो m/-n ले लो तो हाल फिलहाल मान लो मेरे को नहीं भी पता है तो मैं रेशो अज्यूम कर लो m/n, n की वैल्यू अपना आप नेगेटिव आएगी, m की n की जैसे भी आएगी, ओवरऑल रेशो नेगेटिव हो जाएगा। तो बजाय 2 वेरिएबल लेने के मैं k/1 ले लेता हूँ। और इससे फ़ायदा क्या है कि अल्टीमेटली निकाला तो रेशो ही है ना। मान लो k की वैल्यू 3/2 आ गई तो 2:3 रेशो हो जाएगा। तो सिंपली अपने क्या कर दिया, इक्वेशंस बनाएंगे क्रिस क्रॉस। तो बनाया 5k + 1 डिवाइडेड बाई k + 1 इज इक्वल टू -1। सोल्व करोगे तो क्या हो रहा है, 6k माइनस के इधर आके प्लस का हो गया, -1 उधर और ये 1 उधर जाके माइनस, और k की वैल्यू आ गई -1/3। अब वैल्यू तो आ गई, तो मेरे y कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन बनानी चाहिए क्या, बिल्कुल बनानी चाहिए। जब भी अपने को एक्स्ट्रा इक्वेशंस बने तो मैं बनानी चाहिए। दूसरी इक्वेशन किस काम आएगी, वेरिफिकेशन के, कि भाई ये b इनको डिवाइड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। और कब डिवाइड कर पाए, जब वो इसी लाइन पे हो, चाहे बाहर हो चाहे अंदर। एक्सटर्नल डिवीजन करेगा या इंटरनल करेगा, इसलिए अपने को निकालना ही चाहिए। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, एक इम्पोर्टेंट चीज़ करना सीख जाएंगे अपन। 1k × -4 1 × 2 बनेगा, नीचे k + 1 और ये क्या हो गया मेरे पास 5। तो 5k -4 के उधर जाके 9k हो गया, ये 2 ये 5 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। k की वैल्यू अगेन -1/3 आ गई, दोनों से सेम आ रही है, मतलब डिवाइड कर रहा है। तो सेक्शन फार्मूला से कोलिनियरिटी टेस्ट करने का तरीका पता लग गया ना मेरे को, कि आप क्या करो, सिंपली रेशो निकालने की कोशिश करो। दोनों से अगर k की वैल्यू सेम आती है तो कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। और सेम आ गई उसके बाद रेशो पता लग ही जाएगा। तो जैसा कि मैंने बोला ना आपको कि इन्फॉर्मेशन क्या मिल रही है मेरे को, अपलोड करने की कोशिश करो। 1,2 कहीं यहाँ पे है, -1,5 कहीं ऊपर होगा और 5,-4 कहीं नीचे आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो इस तरह से लाइन में ये B पड़ा हुआ है, ये A पड़ा हुआ है और ये C पड़ा हुआ है। तो देख लो B एक्सटर्नल है, क्योंकि आपने इसको अंदर शिफ्ट किया इसलिए -1 आ रहा है। तो A से B की जो लेंथ है दैट इज़ कितनी है अपने पास 1 पार्ट, और B से C की लेंथ क्या है 3 पार्ट, है ना, 3 पार्ट्स है। सो A से C लेंथ कितनी हो जाएगी 2 पार्ट्स। तब चाहे आप A को इंटरनल डिवीजन में बोलो किस तरह से 1:2 के, या फिर B को एक्सटर्नल डिवीजन में बोलो AC के किस तरह से 1:3 के पार्ट, 1:3 एक्सटर्नल डिवीजन, ठीक है ना। अब तुम चेक कर सकते हो कि भाई ये बात होल्ड करती कि नहीं करती, करके देख लो। क्रिस क्रॉस ही तो कराना है। A पॉइंट देख रहा हूँ तो 1 × C का कोऑर्डिनेट 5, 2 × इसका कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट कितना है मेरे पास, सो B और C कर रहे हो ना,
सॉरी 2 × b का कोऑर्डिनेट कितना होगा मेरे पास -2, 1 × c का कोऑर्डिनेट कितना है +5 डिवाइडेड बाई 1 + 2 कितना हो गया ये 1 आ गया। देख रहे हो एक x कोऑर्डिनेट इधर देख सकते हो आप -1,5 और 5,-4 तो 1 × 5 2 × -1 डिवाइड बाई 1 + 2 ए का कोऑर्डिनेट आ रहा है ना। तो b एक्सटर्नल और a इंटरनल। ओके, तो आई होप आपको इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन की बात इस एग्जांपल से भी अच्छे क्लियर हो गई और एक एप्लीकेशन भी पता लगी सेक्शन फॉर्मूला की आपको कि कोलिनियरिटी प्रूव कैसे करते हैं। और जब एक्सटर्नल डिवीजन इंटरनल डिवीजन की इतनी बात चली रही है तो आपको एक इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स के संदर्भ में ना, हार्मोनिक कॉन्जुगेट पॉइंट्स। ठीक है, अब आप देखो कि ये एक लाइन सेगमेंट है फिक्स ए बी, इसको एक सी पॉइंट इंटरनली डिवाइड कर रहा है m/n रेशो में। तो क्या मतलब निकलता है इसका कि AC/CB, ये बताया था आपको इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों से लेंथ का रेशो होता है ये m/n। और एक और पॉइंट है जो D की बाहर की तरफ है, वो भी सेम रेशो में डिवाइड कर रहा है। मतलब A से D की लेंथ और B से D की लेंथ का रेशो क्या है सेम। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा हूँ, C and D डिवाइड्स segment AB in the ratio, in the same ratio m/n। ठीक है, इंटरनली एंड एक्सटर्नली रेस्पेक्टिवली। मतलब C इंटरनली डिवाइड कर रहा है और D एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, पर रेशो सेम है। ठीक है, मतलब A से C की लेंथ B से C की लेंथ का रेशो, A से D की लेंथ B से D की लेंथ का रेशो सेम है। तो ऐसी स्थिति में C एंड D आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ओके, C एंड D आर हार्मोनिक कॉन्जुगेट। ओके, और इसमें एक फंडा भी है कि भाई कि जो AC AB एंड AD ये क्या बनाएंगे, HP बनाएंगे, हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर होंगे। अब हार्मोनिक प्रोग्रेशन अगर किसी को नहीं पता है तो सिंपली क्या होती है भाई, AP का उल्टा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का उल्टा। मतलब 1/AC 1/AB 1/AD क्या बनाएंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी किसी को नहीं पता हो तो सिंपल मतलब है इन दोनों का डिफरेंस बराबर होता है। ठीक है, वैसे 10th क्लास तक AP बच्चे पढ़ लेते हैं। वैसे ये वीडियो 10th क्लास के स्टूडेंट भी देख सकते हैं, उनके लिए भी रेलेवेंट है अगर वो थोड़ा कीन है आगे जाके IIT JEE वगैरह की तैयारी करने के लिए, कॉम्पिटिटिव मैथ पढ़ने के लिए, तो इसको देख सकते हो। ओके, अब आप देखो ये प्रैक्टिकली कहाँ पे दिखाई देते हैं आपको हार्मोनिक कॉन्जुगेट। काम की बात है, ध्यान रखने दोनों एग्जाम्पल। मान लो एक सर्कल लेता हूँ मैं, ओके, और एक दूसरा सर्कल लेता हूँ। ठीक है, और टेंजेंट्स ड्रॉ करता हूँ। आपको पता है कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं अपन, 4 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह एक कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कल के अंदर। ठीक है, 2 एक्सटर्नल और 2 इंटरनल। थोड़ा सा डायग्राम के लिए माफ़ी, थोड़ा आप अकोमोडेट करने की कोशिश कीजिएगा। ये सेंटर, ये सेंटर, ओके। और तो आप ध्यान से देखना, ये सेंटर O1, ये सेंटर O2, और इस पॉइंट को मिला देता हूँ मैं। ये पॉइंट लेस से मेरे पास क्या है, बीच वाला P, ये वाला Q। अगर मैं सिमिलर ट्राइंगल्स का यूज़ करूँ, मान लो ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R1 है, ये रेडियस R2। तो देखो ध्यान से, ये पॉइंट्स ले लो AB, ये वाली जो ट्राइंगल है छोटी वाली, और ये जो बड़ी ट्राइंगल है कौन सी, ये आपस में सिमिलर है कि नहीं। एक कॉमन एंगल हो गया, 2 90 डिग्री हो गए, तो सिमिलर ट्राइंगल हो गया। अब सिमिलर ट्राइंगल्स में क्या होता है, साइड्स का रेशो सेम होता है। तो इसकी साइड
R1/R2 इज इक्वल टू इसका ये हाइपोटेन्यूज O1Q और दूसरी वाली का हाइपोटेन्यूज O2Q। सिमिलर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो सेम होता है। तो ये पता लग गया आपका। तो इस पे मतलब O1Q की O1 से लेंथ, O2 से लेंथ का रेशो R1:R2। तो आप ये बोल सकते हो ना, जो Q है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। इसका क्या इन्फॉर्मेशन निकला, Q इज डिवाइडिंग O1 O2 एक्सटर्नली इन R1:R2। ठीक है। अब दूसरी चीज़ देखो, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दो एंगल बराबर है। तो ये दोनों ट्राइंगल, कौन सी वाली ट्राइंगल, ये भी क्या है, सिमिलर। ए सिमिलैरिटी रूल लग गया। तो इसका मतलब R1/R2 इज इक्वल टू इसका हाइपोटेन्यूज O1P, इसका हाइपोटेन्यूज O2P, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो। अब देखो ये भी वही चीज़ आई। तो इससे क्या पता लग रहा है, P1 की O1 से लेंथ, P की O2 से लेंथ, R1:R2 रेशो आ रहा है। इसका मतलब जो P है इज डिवाइडिंग O1 O2 इंटरनली, बीच में नहीं, इंटरनली इन R1:R2। तो जिस रेशो में P इंटरनली डिवाइड कर रहा है O1 और O2 को, उसी रेशो में Q एक्सटर्नली कर रहा है। तो ये P और Q क्या हो गए भाई आपस में, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। बस जानने जैसी बात है, बता दी। ठीक है। एक और एग्जांपल होता है, वो अभी अगले लेक्चर के अंदर मैं कॉन्करेंसी इन ट्राइंगल्स, इन सेंटर, सरकम सेंटर, ये सब डिराइव करूँगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से। तब उसके बारे में और एक और एग्जांपल डिस्कस करूँगा। फिर इसको हम वापस रिकॉल करेंगे हार्मोनिक कॉन्जुगेट के डेफिनेशंस को। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे आप। ओके, तो ये एक बात बताई मैंने। और साथ के साथ देखो, सेक्शन फॉर्मूले की एक और ब्यूटीफुल एप्लीकेशन क्या है कि मान लो ये एक AB से एक लाइन सेगमेंट बनता है। ठीक है, और इसको आगे पीछे अगर एक्सटेंड किया जाए तो एक स्ट्रेट लाइन बनी जाएगी अपने पास। ठीक है। अब इस पूरी स्ट्रेट लाइन पे कहीं भी आपको अगर मान लो एक रैंडम पॉइंट एज्यूम करना है, ठीक है, वैसे तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखी जा सकती है दो पॉइंट से, पर अभी मेरे को स्ट्रेट लाइन तो पढ़ी नहीं मैंने। तो मैं कोई भी पॉइंट इस पे एज्यूम करना हो, मान लो P, तो आप कैसे एज्यूम कर सकते हो, पैरामीटर K की फॉर्म में एज्यूम कर सकते हो कि वो पॉइंट क्या होगा, 5K + 1 डिवाइडेड बाई K + 1, 4K + 2 अपॉन K + 1। तो देख रहे हो, P एक जनरल पॉइंट मान लिया आपने सिंगल वेरिएबल K की फॉर्म में। अब इस पॉइंट को आप कहीं भी सेट कर दो, बोलो ये पॉइंट कहीं लाइन में सेटिस्फाई करता है। ठीक है, कोई लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है तो इस पॉइंट को डाके उस लाइन में डाल दो तो K की वैल्यू निकाल सकते हो। तो मतलब सेक्शन फॉर्मूला अपने को इस लाइन सेगमेंट पे कहीं पे भी एक पॉइंट एज्यूम करने में भी हेल्प करता है। अगर अंदर होगा तो K की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, बाहर होगा तो K की वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो इसमें कोई लोड नहीं लेना है अपने को। तो समझ रहे हैं ना, बिना लाइन की इक्वेशन के भी आप एक पॉइंट एज्यूम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। तो एक और एप्लीकेशन जान ली हमने। दूसरा आप जानते ही हो कि भाई मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होगा। मिड पॉइंट मतलब 1:1 रेशो। तो क्रिस क्रॉस करने जाओगे तो 1 × x1 1 × x2 डिवाइड बाई 1 + 1। तो इसके सिंपल कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड, दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड। अब फटाक से एक सिंपल सा एग्जांपल देखो, आपको बताना है -2, -1, 1, 0 एंड 4, 3 एंड 1, 2 आर वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम शो करना है। ठीक है, वैसे पैरेललोग्राम आपको ध्यान होगा कि भाई अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल। तो पैरेलल प्रूव करने का तो भी मैंने कोई मेथड सीखा नहीं है, स्लोप वगैरह तो भी डिस्कस किया ही नहीं मैंने। ठीक है, और क्या पढ़ सकते हो भाई, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो आप इक्वल करने के लिए। तो इसको इसके इक्वल करूँ तो 4 साइड की लाइन तो मेरे को निकालनी पड़ेगी, फिर भी कुछ और अच्छा हो सकता है कि। तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी याद करो ज्योमेट्री में, पैरेललोग्राम के डायगोनल्स क्या करते हैं, बाइसेक्ट। ये पढ़ा हुआ है आपने, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल के अंदर कर सकते हो। ये इसके इक्वल होती है, ये इंटरनल एंगल हो गए, ये एंगल इसके इक्वल है, तो आप ये एंगल इसके इक्वल है, तो ए ऐसे प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो जाती है, तो ये इसके बराबर है इसके। तो पैरेललोग्राम के डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट। मतलब दोनों का मिड पॉइंट सेम प्रूव कर दो। तो निकालो मिड पॉइंट,
इन दोनों से अगर निकालने जाओगे तो क्या आएगा मेरे पास मिड पॉइंट, 4 माइनस 2/2 1 हो गया, 3 माइनस 1/2 1 हो गया, 1,1। इन दोनों से निकालोगे तो क्या आएगा, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 1 हो गया, 2 प्लस 0 डिवाइड बाई 2 1,1। मतलब दोनों से मिड पॉइंट सेम आ रहा है, मतलब दोनों डायगोनल्स क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम है। समझ पा रहे हैं आप, पैरेललोग्राम की डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, सिंपल सी प्रॉपर्टी। इज इट ए रेक्टेंगल? अगर रेक्टेंगल कैसे प्रूव करोगे फिर इसको? रेक्टेंगल में देखो पैरेललोग्राम में क्या डायगोनल्स की लेंथ सेम नहीं होती। रेक्टेंगल के अंदर क्या होता है, पैरेललोग्राम तो है ही, प्लस साथ साथ रेक्टेंगल की डायगोनल्स की लेंथ सेम है। तो अब डायगोनल की लेंथ निकाल के चेक कर लो, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया तो यहाँ से आ रही है 2 यूनिट, और इसकी कितनी आएगी मेरे पास 4 माइनस ये कितनी हो जाएगी मेरे पास +6²। तो ये तो भाई नहीं बैठ रहा मामला, देख लो ये √6 का स्क्वायर, तो ये 6 से ऊपर ही जा रही लेंथ, तो ये रेक्टेंगल नहीं है। ओके, और मिड पॉइंट की एप्लीकेशन क्या देख सकते हो, मेरे पास एक ट्राइंगल ले लेता हूँ। वैसे आपको पता है ट्राइंगल में अगर हम वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट्स जोड़ देते तो उसको क्या बोलते हैं अपन, मीडियन। और तीनों मीडियन जहाँ काटती हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। ठीक है ना जी। और इस जी की खासियत होती है कि हर एक मीडियन को 2:1 के रेशो में डिवाइड करता है। तो अगले लेक्चर में वैसे भी कॉन्करेंसी में सारी थ्योरम्स भी प्रूव करूँगा, निकालूंगा भी, तो आपके 9th-10th की थ्योरम्स भी रिवाइज हो जाएंगी साथ साथ, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से इनके जी के कोऑर्डिनेट कैसे निकाले जाते हैं सब भी सीख सकते हो आप। वैसे तो आपको पता है कि भाई के 2:1 रेशो पता लग जाए, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, ये x3 और y3 है, तो आप मिड पॉइंट निकालो, फिर 2:1 रेशो लेके जी निकाल दो। और जी का कोऑर्डिनेट क्या आता है सोल्व करके, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। डिराइव करूँगा ये सब अच्छे से नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। हाल फिलहाल तो आप ये सवाल देखो, छोटी सी एप्लीकेशन, कि भाई मेरे को ABC कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे डायरेक्टली, मिड पॉइंट्स पकड़ा दिए किसी ने कि 1,2 मिड पॉइंट है, और ये भी कुछ ले लो, जैसे 5,4 ये भी मिड पॉइंट है, ये भी ले लो कुछ 3,-1। जानबूझ के लिए मैं एक आगे पीछे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, एक लाइन में ना है बस। तो आप देखो मेरे को ABC निकालने हैं कि ABC क्या होंगे, तो ज्यूम कर लेते हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो भाई देखो ये मिड पॉइंट है, तो x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 1, तो इक्वेशन क्या आ गई, x1 प्लस x2 इजिकल टू 2। सिमिलरली x1 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 5, सो x1 प्लस x3 कितना हो गया मेरे पास 10। सिमिलरली x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 2 इजिकल टू 3, तो x2 प्लस x3 आ गया अपने पास कितना 6। तीनों को जोड़ दो, क्या बनेगा, ट्वाइस ऑफ x1 प्लस x2 प्लस x3 कितना हो गया भाई, ये हो गया 2, 12 और 6 18। तो यहाँ से पता लग गया कि x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी है 9। तो भाई x1 प्लस x2 की वैल्यू 7 है, तो x3 की वैल्यू कितनी आ गई 2। फिर x1 प्लस x3 की वैल्यू 10 है, तो x2 की वैल्यू आ गई मेरे पास -1। x2 प्लस x3 की वैल्यू 6 है, तो x1 की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। सिमिलरली आप y निकाल लेना सेम इसी तरह से करके। इजी समझे आप? तो एक छोटा सवाल बताता हूँ और एक क्लासिक कॉन्सेप्ट स्टैब्लिश करके फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। सिंपली आपको बताना है, फाइंड रेशो इन विच लाइन 3x प्लस y माइनस 9 डिवाइड्स द ज्वाइन ऑफ 1,3 एंड 2,7। कहने का मतलब ये दो पॉइंट पड़े हुए हैं 1,3 2,7, और लाइन कुछ ऐसे जा रही होगी। वो आप सोच सकते हो कि भाई ज़रूर थोड़ी लाइन इसी तरह से जाए, कहीं बाहर से चलेगी तो कोई बात नहीं, एक्सटर्नली डिवाइड कर देगी। तो मेरे को ये पता करना है किस रेशो में डिवाइड करेगी। तो मैं मान लेता हूँ किस रेशो में डिवाइड करती है, k:1 रेशो में, है कि नहीं। तो k की फॉर्म में पॉइंट पकड़ा जा सकता है। थोड़ी देर पहले देखो कह रहा था ना कि कोई भी पॉइंट है जूम कर सकते हैं सेगमेंट पे, तो इस लाइन पे लाई करेगा भी वो।
या ऐसे बोलो लाइन डिवाइड कर रही है तो k:1 के रेशियो में, तो पॉइंट P इस सेगमेंट पे भी इस लाइन पे भी है, तो सेगमेंट की वजह से अज्यूम करो इसको 2k क्रिस क्रॉस किया 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1, 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1, तो ये इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा 3 टाइम्स 2k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 प्लस 7k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो कितना होगा 6k प्लस 7k 13k माइनस 9k, कितना बनेगा बालक? 7 बचा 13 माइनस 9 4k, कांस्टेंट की वैल्यू 3 और 3 6 माइनस 9, कितना हो रहा है 3 3 3 6 माइनस 9 माइनस 3, तो k की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 3/4। मतलब ये जो रेशियो है वो क्या है 3:4 के रेशियो में डिवाइड कर रही है। ओके बिना ये पॉइंट पी जाने मेरे को अगर रेशो ही निकालना है ना तो हमेशा किसका यूज़ करो, सेक्शन फार्मूला का ही यूज़ करो, ठीक है, डायरेक्ट रेशो ही तो निकालना है। अब देखो अगर मान लो ये लाइन बाहर से जा रही है तो के की वैल्यू नेगेटिव आ जाती, तो ये थॉट मेरे को एक बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट डेवलप करने में हेल्प करती है कि पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू लाइन। ध्यान से सुनना, इसको काफ़ी काम आएगा। पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन, विद रिस्पेक्ट टू ए लाइन, कि 2 पॉइंट है ए x1 y1 और b x2 y2, ये लाइन के रिस्पेक्ट में कैसे लाई करेंगे? बेसिकली या तो ये लाइन सेम साइड से जा रहे होंगे दोनों पॉइंट, या फिर क्या हो सकता है अपोजिट साइड। अब आप बोलोगे सेम साइड इस तरफ भी तो हो सकता है, राइट साइड में भी तो हो सकते हैं दोनों पॉइंट, तो मेरे लिए उसके लिए कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं बस उसको सेक्शन फॉर्मूला से इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं मान लेता हूँ कि हाल फिलहाल मान लो दूसरा वाला केस है, ये अज्यूम करके चालू हो जाता है कि लाइन अंदर से जारी होगी, लाइन मान लो ऐसे ए एक्स प्लस पी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। एक्स वाई में लीनियर इक्वेशन अगर आप लाइन बनता है तो एक लीनियर इक्वेशन मान लो एक्स वाई में जनरल मान ली x1 y1 x2 y2। तो मोर लेस में क्या बोला थोड़ी देर पहले, अगर आप k निकालने की कोशिश करो, k अगर पॉजिटिव आ गया तो मतलब लाइन बीच में है, इसका मतलब लाइन जो पॉइंट्स है लाइन के अपोजिट साइड है, आइदर साइड है, और अगर k की वैल्यू नेगेटिव आ गई मतलब लाइन बाहर से निकल रही है, मतलब दोनों पॉइंट्स लाइन के सेम साइड है। बस इस लॉजिक को दिमाग में रखना और चालू रहो। तो k:1 रेशो मानना, k की फॉर्म में पॉइंट एज्यूम करेंगे kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 उठा के रख देंगे लाइन के अंदर, तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ x का वैल्यू बना मेरे पास kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1 b टाइम्स ये बन गया k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अपने को k निकालना है ना डिटरमाइन करने के लिए, तो k निकालो। क्या बन गया भाई, ये यहाँ से आएगा, यहाँ से भी आएगा, सो और k का कोफिशिएंट यहाँ से भी आएगा, k प्लस 1 एलसीएम लेने के बाद, तो k पूरा कॉमन निकाल लेता हूँ, ax2 by2 प्लस c, और बचा हुआ बिना k का ax1 by1 प्लस ये देखो मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई मेरे पास माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c1 अपॉन ax2 by2 प्लस c2 अपॉन 2। जैसे देखो एक्सप्रेशन सीधी सी दिखाई दे रही है आपको। अगर k की वैल्यू निकालनी माइनस टाइम्स क्या करो, पॉइंट को डाल दो लाइन के अंदर, वो पॉइंट को डाल दो लाइन के अंदर, रेशो ले लो याद करने के हिसाब से। अब देखो अगर लाइन की सिचुएशन कौन सी है, ये केस 1 और ये केस 2। अगर मैं सेकंड केस देखता हूँ तो लाइन बीच में जा रही है, मतलब इंटरनल डिवीजन, तो k की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है वो नेगेटिव बननी चाहिए। मतलब ये नेगेटिव कब बनेगी, ये नेगेटिव कब बनेगी बालक, जब ये और ये अपोजिट साइन के बने। देख लो आगे माइनस लगा हुआ है, ओवरऑल आंसर पॉजिटिव करने के लिए सेकंड केस में जिसमें लाइन बीच में से जा रही है मेरे को ब्रैकेट के अंदर का सामान नेगेटिव करना पड़ेगा, तो इसके लिए ज़रूरी है कि दोनों अपोजिट साइन का है। तो सिंपली आपको क्या करना है, अगर सीधा सीधा यही देखना है ना कि भाई पोजीशन ही देखनी है, रेशो भी मैं बाद में देखूंगा, मेरे को नहीं है याद भी एक्सप्रेशन कौन ऊपर कौन नीचे था, भूल जाओ इस बात को, इतना तो याद रहेगा ही कि पॉइंट को डालो लाइन के अंदर, पुट द पॉइंट्स इन द इक्वेशन ऑफ लाइन एंड चेक द साइंस, चेक द साइन
ऑफ वैल्यूज। तो मैंने क्या बोला, अपोजिट साइन का होना चाहिए ना ओवरऑल रेशियो, अगर नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब अपोजिट साइन का अगर हुआ तो के की वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव, इसका मतलब अपोजिट साइड। कितना सुंदर है, देखो कंक्लूड करना, सीधा पॉइंट पुट करो स्ट्रेट लाइन के अंदर, अपोजिट साइन की वैल्यूज तो अपोजिट साइड, और सेम साइन की वैल्यूज आ गई तो अंदर वाला ब्रैकेट का हिस्सा पॉजिटिव बन जाएगा, तो बाहर माइनस पड़ा हुआ है के की वैल्यू नेगेटिव आएगी, मतलब एक्सटर्नल डिवीजन हो जाएगा। एंड सेम साइन आया तो सेम साइड, इजी। कितना सुंदर है, समझ पा रहे हैं आप। तो कोई इनइक्वालिटी वगैरह का फंडा कुछ नहीं यूज़ किया इसके अंदर, मैंने सिंपल पॉइंट को डाला, सेम साइन सेम साइड, अपोजिट साइन अपोजिट साइड। क्वेश्चन है फाइंड रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ लैम्डा इफ 1,3 and 5,8 lie on opposite side of 3x minus lambda y plus 1 is equal to 0। अब एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट अपोजिट साइड में। अब लेफ्ट में कौन सा राइट में कौन सा, इससे मेरे को फ़र्क नहीं पड़ रहा। अभी मेरे को पता है कि इन पॉइंट को इस लाइन में रखूँ तो वैल्यूज अपोजिट साइन क्या आएंगी, एक पॉजिटिव तो दूसरी नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव करके दो केस बना सकते हो, पर दोनों बातों अगर कंबाइंड तरीके से बोलना चाहूँ, अगर अपोजिट साइन की वैल्यूज आएंगी उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, नेगेटिव। तो बस इसको रखो, इसको इसमें डाल लो 1,3 को, कितना बनेगा 3 माइनस 3 लैम्डा प्लस 1। दूसरी वालों क्या पॉइंट है मेरे पास 5,8 डाला, 15 माइनस 8 लैम्डा प्लस 1। ये प्रोडक्ट नेगेटिव होना चाहिए क्योंकि अपोजिट साइन की वैल्यूज है। तो क्या हो गया भाई 4 माइनस 3 लैम्डा 16 माइनस 8 लैम्डा लेस देन 0। इसका 8 कॉमन निकाल लो और उल्टा कर दो इसको, 3 लैम्डा माइनस 4, और ये हो गया मेरे पास लैम्डा माइनस 2। देख लो आप माइनस माइनस कॉमन खींचोगे तो वापस पॉजिटिव ही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। पर आप इसको प्लॉट कर सकते हो 4/3, वे भी करो, इस तरह से बनेगा ना। तो लेस देन 0 का मतलब ये, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई 4/3 से लेके 2 तक। ठीक है, सो आई होप आपको मज़ा आया होगा। सेक्शन फार्मूला डिस्टेंस फार्मूला को काफ़ी गहराई से समझा हमने इस लेक्चर के अंदर। अगले लेक्चर में बात करूँगा ट्रायंगल में कॉन्करेंसी पॉइंट से रिलेटेड, तो वो भी अच्छा होने वाला है, पुरानी थ्योरम सब रिवाइज होंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ फटाफट हमारे साथ और शुरू करो धमाकेदार प्रिपरेशन फॉर एडवांस मैथमेटिक्स। ऑल द बेस्ट।